स्क्रीन पे हम सामाजिक विज्ञान मतलब एसएसटी का हिंदी मीडियम का 10th का असाइनमेंट का आंसर देख रहे हैं नवंबर मंथ का। हर एक सब्जेक्ट असाइनमेंट के आंसर आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिल जाएगा। चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। आप सारे सब्जेक्ट असाइनमेंट के आंसर यहाँ पे पा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि सीजी बोर्ड स्टूडेंट के लिए ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ, क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशंस, नोट्स वगैरह सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे। आप जो भी चीज़ें आपको चाहिए यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, आयकर और उत्पादक शुल्क में क्या अंतर है। तो दो चीज़ें हमको यहाँ पे क्वेश्चन में दी गई हैं, एक तो पहला है आयकर और दूसरा है उत्पादक शुल्क। तो आयकर एक बार देखते हैं, आयकर क्या होता है। आयकर प्रत्यक्ष कर है, यहाँ पे लिखा गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखा गया, आयकर जिस व्यक्ति की आय होती है वह सीधे सरकार को देता है। तीसरा पॉइंट क्या होता है, आयकर व्यक्ति की आय के अनुसार निर्धारित है। और चौथा पॉइंट क्या है, वह व्यक्ति स्वयं सरकार के खाते में उसे जमा कराता है। तो आयकर के बारे में चारों पॉइंट क्लियर हो गए। अच्छा, आगे मूव करते हैं हम। उत्पाद शुल्क। उत्पाद शुल्क क्या होता है, तो उत्पाद शुल्क अप्रत्यक्ष कर है। उत्पाद शुल्क उत्पादन करने वाला सरकार को देता है और उपभोक्ता उत्पादक को देता है। ठीक। अच्छा, इसके बाद यह शुल्क सरकार उत्पादक से वसूल करती है। इसके बाद उत्पादक कीमत में जोड़कर इसे उपभोक्ता से वसूल करता है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट इसके हो गए। और एक और बात, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए जाते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपके जो सीनियर्स हैं पिछले जो 3-4 सालों से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, तो उनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 90+ स्कोर करते हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो टॉप 10 में भी रैंक लाए हुए हैं। तो उनके इंटरव्यूज को हमने इस चैनल पे डाला हुआ है, आप टॉपर्स के इंटरव्यू को देख सकते हैं, जिससे आपको ये भी फ़ायदा मिलेगा कि कॉपी को रिप्रेजेंट कैसे करना है, अपने बोर्ड एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है वो सारी चीज़ें। चलिए अब हम मूव करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, कौन सा क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए कैसे यहाँ पे लिखा गया है कि उत्खनन से पूरे देशवासियों को लाभ हो, केवल कुछ निजी कंपनियों को ही नहीं, इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, उत्खनन से पूरे देशवासियों को लाभ हो, इसके लिए सरकार को उत्खनन कार्य में निजी कंपनियों के प्रवेश पर बहुत सतर्क रहना चाहिए। खनन कार्य में सरकार का नियंत्रण रहना चाहिए। यहाँ निजी पूंजी निवेश का अनुपात 50% से कम रहना चाहिए, ताकि नियंत्रण सरकार के हाथ में रहे। ये एक पॉइंट को ध्यान में देने वाली बात है। इसके बाद क्या है दूसरा, यह सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक खनन ना कर सके। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है यहाँ पे कि खनन के पट्टे को प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए नीलाम किया जाना चाहिए, ताकि राज्य को अधिक लाभ प्राप्त हो सके। इसके बाद क्या बोलता है, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि खनन कार्य में रोजगार स्थानीय लोगों को ही प्राप्त हो। ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या था हमारा यहाँ पे कि उत्खनन से पूरे देशवासियों को लाभ हो, केवल कुछ निजी कंपनियों को नहीं। तो यहाँ पे देखिए कि उत्खनन से सबका लाभ कैसे होगा। यहाँ पे पहला उपाय दिया गया है कि जो निजी पूंजी निवेश करने वाली कंपनियाँ हैं उनका जो शेयर है वो 50% से ज़्यादा किसी भी खनन के कार्य में ना हो, जिससे क्या इस पे सारा नियंत्रण सरकार का रहेगा और सरकार जिसको चाहेगी उसका उत्खनन कार्य वो उसको प्रोवाइड करेगी। दूसरा क्या, सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि जितने खनन के लिए दी गई है कि किसी भी कंपनी को या ठेकेदार को खनन सिर्फ उतना ही हो, क्योंकि ज़्यादा नहीं होगा। जितना सरकार अपने हिसाब से देगी उतना होगा, तो सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तीसरा क्या है, खनन के पट्टे को प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए नीलाम किया जाना चाहिए। जो पट्टा जहाँ पे खनन होना है उसको क्या करना चाहिए, नीलामी होनी चाहिए, ताकि जो सरकार है, राज्य है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि खनन कार्य में रोजगार और स्थानीय लोगों को ही प्राप्त हो, जो वहाँ के लोग हैं उन्हीं को रोजगार मिले खनन कार्य में। इसके बाद आता है प्रश्न 3। प्रश्न 3 यहाँ पे क्या बोलता है, प्रश्न 3 बोलता है कि हिटलर की विदेश नीति को समझाइए। हिटलर की विदेश नीति क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए उत्तर क्या दिया जाता है, हिटलर अपने समय में यूरोप महाद्वीप का महान व्यक्ति था। वह जर्मन राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित था। उसने अपने वैदेशिक क्रियाकलापों द्वारा समस्त विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया।
वैदेशिक क्षेत्र में उसके अग्रलिखित मुख्य कार्य किए। यहाँ पे क्या है, राष्ट्रसंघ का त्याग। राष्ट्रसंघ की प्रसंविदा व उद्देश्य में हिटलर को कोई विश्वास नहीं था, अतः उसने सर्वप्रथम 14 अक्टूबर 1933 को जर्मनी को राष्ट्रसंघ की सदस्यता से अलग करने की घोषणा की। इसके बाद क्या हुआ, पोलैंड के साथ समझौता। पोलैंड व जर्मनी के संबंध शत्रुतापूर्ण थे, किंतु हिटलर ने अपनी कूटनीतिक योग्यता के बल पर 23 जनवरी 1934 को पोलैंड के साथ समझौता करने में सफलता प्राप्त की, जिसके फलस्वरूप दोनों देशों को एक दूसरे से खतरा समाप्त हो गया। तो यहाँ पे समझ में आ रही है बात कि पोलैंड के साथ जो भी समझौता हिटलर ने किया वो शत्रुता खत्म करने के लिए किया। तीसरी यहाँ पे पॉइंट क्या आती है, सार प्रदेश का जर्मनी में विलय। तो यहाँ पे सन 1935 में सार प्रदेश की जनता द्वारा किए गए जनमत के आधार पर सार प्रदेश को जर्मनी में विलीन कर दिया गया। जर्मनी के सशस्त्रीकरण की घोषणा। इसके बाद हिटलर ने क्या किया कि वर्साय संधि के द्वारा जर्मनी की सैनिक प्रगति पर रोक लगा दी गई थी। जो एक वर्साय संधि हुई थी उसमें ये बोला गया था कि जर्मनी वाले इतनी ही सैनिक रख सकते हैं। इससे क्या हुआ था कि उनके सैनिक की प्रगति नहीं हो सकती थी, किंतु हिटलर ने उन धाराओं का उल्लंघन करते हुए 16 मार्च 1935 को यह स्पष्ट घोषणा कर दी कि जर्मनी के पास 5 लाख सेना हर समय तैयार रहेगी। तो हिटलर ने बहुत अच्छा काम किया कि सैनिक प्रगति पर रोक लगाई गई थी जिस संधि के द्वारा उसको खारिज कर दिया। इसके बाद क्या आता है, इंग्लैंड के साथ समझौता। हिटलर ने इंग्लैंड के साथ समझौता कर लिया। मित्र राष्ट्रों में फूट डालने तथा इंग्लैंड की ओर से विरोध की समस्या को समाप्त करने के उद्देश्य से हिटलर ने 18 जून 1935 को इंग्लैंड के साथ एक समझौता किया। हिटलर ने इंग्लैंड के साथ समझौता कर लिया क्योंकि ये फूट डालने वाली प्रक्रिया और इंग्लैंड की विरोध करने वाली प्रक्रिया को हिटलर समझ चुका था और उसने क्या किया, इंग्लैंड के साथ संधि कर ली। इंग्लैंड ने जर्मनी को यह अधिकार दे दिया कि वह इंग्लैंड की जल सेना के 35% भाग तक अपनी जल सेना का विकास कर सकेगा तथा जर्मनी पनडुब्बियों का निर्माण भी कर सकेगा। तो इंग्लैंड ने क्या किया कि जर्मनी को अधिकार दे दिया कि वह इंग्लैंड की जल सेना है उसका 35% भाग तथा अपनी जल सेना का विकास कर सकेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ऐसे ऐसे काम जो हिटलर ने किए जो जर्मनी के भलाई के लिए। इसके बाद आता है प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या बोलता है, सरकार के ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो गरीबों को कम करने से सीधे जुड़े हुए हैं, गरीबी को कम करने से सीधे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, सरकार के निम्नलिखित कार्य गरीबी को कम करने से जुड़े हैं। पहला क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सरकार गरीब लोगों को कम से कम कीमत पर मूलभूत आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध कराती है। इससे उनकी अनिवार्य वस्तुओं को खरीदने की क्रय शक्ति बढ़ जाती है और वे कम आय में भी अपना जीवन यापन कर लेते हैं। ये बात समझ में आ रही है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसके बाद रोजगार गारंटी योजना। सरकार ग्रामीण क्षेत्र में सभी और रोजगार लोगों को साल में कम से कम 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाती है ताकि गरीब लोग सामान्य जीवन यापन कर सकें। इसके बाद स्वरोजगार है। सरकार गरीब लोगों को अपना छोटा मोटा व्यवसाय करने हेतु सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध कराती है। चौथा क्या है कि सरकार गरीब बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करती है। तो ये सारे पॉइंट जो हैं वो जो सरकार करती है हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। पहला कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली करती है कि कम से कम दाम में मूलभूत आवश्यकता की वस्तु उपलब्ध कराती हैं। रोजगार की गारंटी योजना है कि बेरोजगार लोगों को 100 दिवस का रोजगार दिया जाएगा। स्वरोजगार के बारे में कि छोटा मोटा जो आप व्यवसाय करना चाहते हैं तो कम दर में आपको लोन दे दिया जाएगा और गरीब बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कराती है। पांचवा है औद्योगिक प्रदेश अस्थिर क्यों होते हैं। तो एक बार एक जगह में उद्योग विकसित होने के कारण वहाँ से उद्योग क्यों हट जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है आंसर इसका कि प्रारंभ में उद्योगों की स्थापना अक्सर कच्चे माल के आसपास की जाती थी ताकि कच्चे माल के परिवहन में खर्च अधिक ना हो और उत्पादन लागत कम आए। धीरे धीरे यातायात एवं
कच्चा माल पहुंचाने के सस्ते साधन बन गए, तो यह उद्योग ऐसी जगह पर लगने लगे जहां कुशल मजदूर मिले और वे कम मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार थे। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि आज यातायात और संचार तेज होने के साथ साथ बहुत सस्ता भी हो गया है। इस प्रकार उद्योगों का क्षेत्रीय वितरण अस्थायी न होकर परिवर्तनशील है। किसी जगह परिस्थितियां अनुकूल और अन्य शहरों से अधिक लाभदायक होने पर उद्योग यहाँ लगते हैं, और जैसे ही कोई दूसरी जगह अधिक लाभकारी बने तो उद्योग वहाँ उठकर चल देते हैं। इसके अलावा उद्योग लगाने के लिए कई कारक जिम्मेदार होते हैं जिनके आपसी तालमेल से उद्योग लगते हैं, लेकिन यह तालमेल इससे ना होकर बदलता रहता है। इस कारण औद्योगिक प्रदेश भी अस्थिर होते हैं। आंसर हमने देख लिया, चलिए देखते हैं इसके पीडीएफ को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा cgbasicsupport.in। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, इसको नीचे स्क्रॉल करना होगा, ऑप्शन दिखेगा आपको असाइनमेंट 2021-22, उस पर क्लिक करके सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं।